हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। जो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस लेक्चर तक, साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी तक कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर बनाए और कार्बन 14 या रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड को हम लोग कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर कर चुके हैं। मैंने इसके बेसिक एस्पेक्ट्स आपको सारे समझा दिए थे। इवन ये जो बॉक्स है हमारा रेडियो कार्बन डेटिंग का, इसके बारे में भी मैंने आपको इन डेप्थ एनालिसिस दे दी थी। एक बार के लिए आगे बढ़ने से पहले ना ये टेबल देख लो ज़रा। ये टेबल भी उसी के बारे में है। सम इम्पॉर्टेंट डेटिंग मेथड्स यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। तो अभी तक जो हम कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं कार्बन 14 या रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में। हमें दूसरा कॉलम यहाँ पर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर जो है डेटिंग मेथड की बेसिकली ना आपको नाम गिवन है। ये यूज़ किन किन चीज़ों पे होता है इसके बारे में ज़रा जानते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल पे ही यूज़ हो सकता है, हमने पढ़ा था। ये इसकी लिमिटेशन भी अपने आप से, जैसे चारकोल, वुड, सीड्स, प्लांट रिमेन्स और बोन्स। इसकी टाइम रेंज क्या है? 50,000 साल से लेकर 80,000 साल तक की ही बेसिकली ये उनकी एज को कैलकुलेट कर सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल की। अब ये 50,000 से 80,000 साल भी नहीं है, हमने इसको प्रिसाइसली देखा था कितना होना चाहिए वैसे। 50,000 साल पुराना कोई चीज़ हो या फिर 60,000 ईयर्स एगो पहले अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसकी एज को पता लगाने के लिए काम आता है। 60 के बाद, जैसे यहाँ पर 80,000 ईयर्स दे रखा है, 60,000 के बाद क्या होगा कि रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों इनएक्यूरेट शो होने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम दोस्तों दूसरे साइंटिफिक टेक्निक की बात करते हैं जो कि आर्कियोलॉजी की फील्ड में आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो है वो मिलकर यूज़ करते हैं, और उसका नाम है थर्मोल्यूमिनेसेंस। इसको जानते हैं एक बार डिटेल तरीके से। थर्मोल्यूमिनेसेंस में सबसे पहले दोस्तों हम लोग ना टर्म को अलग करते हैं। थर्मो को अलग करके पढ़ते हैं, और ये जो दूसरी टर्म है ल्यूमिनेसेंस या ल्यूमिनेसेंट जिसको कहते हैं, इसको पहले समझते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको मेथड के बारे में डिटेल तरीके से बताऊंगा। थर्मो वर्ड का दोस्तों क्या मतलब होता है? आप क्या समझते हो इस वर्ड से? जब भी मैं वर्ड यूज करूं थर्मो, क्या मतलब होता है थर्मो का? यस, एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद हीट, ठीक है। और अगर हम वर्ड यहां पर यूज करें ल्यूमिनेसेंस, या फिर अगर हम इसको कहें ल्यूमिनेसेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? ल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी वो चीज जो कि बेसिकली एमिट करती हो लाइट को, कोई भी वो चीज जो कि लाइट को एमिट करती हो। लेकिन एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज जो लाइट को यहां पर एमिट कर रही है ना, वो लाइट जो है इट इज नॉट कॉज्ड बाय हीट। दिस लाइट इज नॉट कॉज्ड बाय हीट, ठीक है। दिस लाइट इज नॉट कॉज्ड बाय हीट। तो दिस लाइट इज नॉट कॉज्ड बाय हीट, और यहां पर बेसिकली क्या है, ये जो लाइट निकल कर आई है इट हैज नथिंग टू डू विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। it has nothing to do with increase in temperature। तो अब आप मुझसे कहोगे कि सर अभी आप बोल रहे हो कि यहां पर जो थर्मो वर्ड का मतलब है इट इज एसोसिएटेड विद हीट, लेकिन जब आप ल्यूमिनेसेंट वर्ड बता रहे हो तो हमें आप कह रहे हो कि लाइट यहां पर एमिट हो रही है, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद हीट या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको मैं ऐसा समझा देता हूं आपको, जैसे आप ना ल्यूमिनेसेंट वर्ड को ऐसा समझ लो, मान लो आपने कभी भी लोहे का काम देखा होगा,
आयरन स्मेल्टिंग का काम देखा होगा। अब लोहे को जब भी दोस्तों गर्म करके पिघलाया जाता है तो आपने देखा होगा, मान लो ये है हमारी आयरन की रॉड, इसके ऊपर आप यहां से ना हीट मारते रहो। समझना दोस्तों, इत्मीनान से आराम से इस प्रोसेस को समझना। आप यहां पर हीट मारते रहो इसको, ठीक है। कुछ ऐसी दिखेगी नीचे बर्निंग एस्पेक्ट, जब भी हीट का होगा तो यहां पर आप हीट दे रहे हो उसको। उसके बाद होगा क्या, ये जो है पहले तो धीरे धीरे करके ये ऑरेंज सी लेयर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, ये जो सिल्वर कलर का अभी तक आपको जो आयरन दिख रहा है। और उसके कुछ पल के बाद ये होने लग जाएगा ऑरेंज एस्पेक्ट का। और उसके कुछ पल के बाद ये पूरी की पूरी तरीके से आपको रेड अपीयर होगा, बिल्कुल जैसे कोई चीज़ जैसे रोशनी फेंक रही हो, राइट। लेकिन यहां पर आपने करा क्या, इसको आपने तो यहां पर हीट पास करी ना इसके अंदर, तभी तो ये जो सिल्वर कलर का जो आयरन था वो लाल कलर का हो गया, है ना। और ल्यूमिनेसेंट वर्ड में हम क्या सीख रहे हैं कि लाइट बेसिकली एमिट नहीं होती है हीट की वजह से। ल्यूमिनेसेंट एक वो चीज है जो कि लाइट फेंक रही है, लेकिन वो लाइट हीट की वजह से या फिर टेम्परेचर के अंदर इजाफा जो हुआ है, जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से ये लाइट नहीं आई है। तो बेसिकली क्या है, ल्यूमिनेसेंट वर्ड के आगे हमने थर्मो जो प्रीफिक्स है वो इसलिए ही ऐड करा है क्योंकि यहां पर जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसे मटेरियल्स, मिनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर जो लाइट उनके अंदर एमिट हो रही है उसके पीछे पास्ट में कभी ना कभी कोई ना कोई हीटिंग एलिमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब। थर्मो का मतलब क्या, ल्यूमिनेसेंस या ल्यूमिनेसेंट वर्ड का क्या मतलब है, पहले मुझे ये बताओ। इनका डिक्शनरी मीनिंग क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम समझते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। थर्मोल्यूमिनेसेंस दोस्तों, पहले ये जो आर्कियोलॉजी में कैसे ये मेथड यूज होता है, ये डेटिंग मेथड कैसे है थर्मोल्यूमिनेसेंस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि थर्मोल्यूमिनेसेंस का एग्जैक्ट मीनिंग है क्या। थर्मोल्यूमिनेसेंस बेसिकली एक प्रकार से लाइट की एक एमिशन है। इट इज एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, बाय अ मटेरियल। इट इज एमिशन ऑफ लाइट बाय अ मटेरियल। जब उसको हीट करा जाता है, when it is heated, ठीक है, आफ्टर द मटेरियल हैज प्रीवियसली एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन। यहां पर हीट उसको तब करा जा रहा है, समझने की कोशिश करना, पास्ट में इस मटेरियल के साथ हुआ क्या है, ठीक है। पास्ट में इस मटेरियल के साथ क्या हुआ है, पास्ट में ये जो मटेरियल है ये प्रीवियसली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है, कभी ना कभी किसी ना किसी जमाने के अंदर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका है ये वाला मटेरियल बाय अ प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब वो रेडिएशन दोस्तों किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो पास्ट में इस मटेरियल को रेडिएशंस मिली हैं। वो रेडिएशन हो सकता है सनलाइट से आने वाली जो यूवी रेज होती है, जो यूवी लाइट होती है उसको रेडिएशन यहाँ पर कहा जा रहा हो, या फिर जो एक्स रेज होती है उसको रेडिएशन कहा जा रहा हो, या फिर जैसा कि हमने कार्बन डेटिंग मेथड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था जो गामा रेज हैं उनको रेडिएशन कहा जा रहा हो, ठीक है। अब यहां पर थर्मोल्यूमिनेसेंस का मीनिंग हम जान गए हैं। अब ये बात करते हैं कि ये जो डेटिंग मेथड है ये कैसे हम काम में लेते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इसको कैसे बेसिकली अपने काम में लेते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि लाइट तो देखो दोस्तों ना
प्लांट का शरीर, ना जानवरों का शरीर या इंसानी शरीर, वो तो लाइट को एमिट करेगा नहीं, है ना। लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो लाइट को एमिट करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ जिसको आपको दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर चलना है आगे की डिस्कशन को सुनने के लिए। बड़े सारे दोस्तों आपने कुदरती रूप से मिनरल्स देखे होंगे, और अगर मैं प्रिसाइजली उन मिनरल्स का नाम यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पर अगर बोल दूँ, तो आपने बड़े सारे प्रकार के क्रिस्टल्स देखे होंगे नेचुरल रूप से, मतलब जो फैक्ट्री वगैरह में नहीं बने, कुदरती रूप से हमें वो क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्रिस्टल्स की एक खास पहचान होती है ना। ईशा देखा है कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो बिल्कुल चमकदार शाइनी से सरफेस के होते हैं, है ना, कि अगर धूप की रोशनी अगर उनके ऊपर पड़े तो वो बहुत चमकते हैं, और अलग अलग कलर के वो होते हैं, है ना दिव्या। वो जो शाइनिंग सरफेस है उनका वो पिंक कलर का हो सकता है, वो ब्लू कलर का हो सकता है ना, वो टर्कोइज कलर का हो सकता है। ऐसे बड़े सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। बताओ मयूर, अंजलि, ऐसा होता है कि नहीं होता है? झूठ बोल रहा हूं मैं? होता है ना, मिलते हैं ना। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जो चमक रहे हैं और वो जो अपने अंदर से कलर एमिट कर रहा है, यानी कि एक प्रकार से उसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये रेडिएशन दे रहा है। जब भी सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं, कुछ भी पड़ रही है, चमकदार है। या फिर वैसे भी अगर आप उसको घर में एक अपनी ट्यूबलाइट की रोशनी में अगर आप उसको देखो तो वो आपको मतलब एक चमकदार चीज जैसे नजर आएगी कि यार ये तो काफी पॉलिश्ड है, ये तो कितना बढ़िया क्रिस्टल है, और ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से ये वाला जो इसका कलर है, ब्लू कलर, टर्क्वाइज कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, येलो कलर, ये खुद से एमिट कर रहा हो जैसे, है ना। तो ये जो मिनरल्स हैं जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, इनके पास ये एबिलिटी आई कहाँ से, ये कि रोशनी फेंक सकें या फिर इतना लुभावना कलर हमारी आंखों तक ये बेसिकली पहुंचा रहे हैं। तो ये एबिलिटी कुदरत में इनके पास आई कैसे? उसका रीजन है थर्मोल्यूमिनेसेंस से होकर ये गुजरे थे बहुत हजारों साल पहले। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, अब थर्मोल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस पर वापस आ जाओ, और मिनरल्स और क्रिस्टल वाली जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया, इसका कॉन्सेप्ट समझाया, इसको बैक एंड में अपने दिमाग में रखना, सबकॉन्शियस माइंड में, ये डिस्कशन को समझते हुए। तो थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस मैंने आपको ये बताया था, एक कोई भी जो मटेरियल है, और मटेरियल को यहां पर मैंने जस्टिफाई कर दिया, कोई भी मिनरल या क्रिस्टल है, जब उनकी हीटिंग हो चुकी होगी कभी पास्ट में, ठीक है, तो उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब करी होगी। एनर्जी किस फॉर्म में अब्जॉर्ब करी होगी? रेडिएशंस। अब वो चाहे रेडिएशंस इनके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आने वाली रेडिएशंस हो, एक्सरेज वाली रेडिएशंस हो, या गामा रेज वाली रेडिएशंस हो, तो इन द अर्स्टवाइल पास्ट कभी ना कभी किसी जमाने में 5,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 80,000 साल पहले, वो जो मटेरियल है, वो जो धातु है, वो जो मिनरल है, वो जो क्रिस्टल है, वो कभी ना कभी रेडिएशन से होकर गुजरा था। उसने उन रेडिएशंस को अपने अंदर ट्रैप कर लिया, उसके ऊपर जो हीट पड़ी थी उसके ऊपर ट्रैप कर लिया उसको, और इसकी वजह से उसके पास एक इनहेरेंट एबिलिटी आ गई है कि वो अपने आप से एक चमकदार धातु बन चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया, लेकिन साइंटिफिकली इसको समझते हैं। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्हाई इट अकर्स, ऐसा होता ही क्यों है किसी एक मिनरल के साथ, क्रिस्टल के साथ, या किसी भी एक सब्सटेंस के साथ। ये चमकने वाली जो क्षमता है, या ये जो रेडिएशन वाली जो हम बात कर रहे हैं, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें सीखना है कि थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड को यूज करके उस पर्टिकुलर मिनरल, क्रिस्टल या उस सब्सटेंस की एज को कैसे पता लगा लेंगे। क्या वो हीट करेंगे, उसे हीट करेंगे तो उसकी एज कैसे हमारे सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस सब्सटेंस, उस मिनरल, उस क्रिस्टल, उस मटेरियल की क्वालिटीज को, कि वो अपने अंदर चमकने की क्षमता, रेडिएशन की क्षमता, लाइट को एमिट करने की क्षमता उसने अपने शरीर के अंदर से उत्पन्न कैसे करी। और याद रखना, जब मैं यहां पर शरीर की बात कर रहा हूं, हमारी पूरी डिस्कशन थर्मोल्यूमिनेसेंस को एज अ डेटिंग मेथड को यूज करने में सिर्फ वो रिवॉल्व हो रही है अराउंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल। जिस प्रकार से हम कार्बन 14 मेथड के अंदर बात कर रहे थे, जानवरों का शरीर, मानव शरीर और पेड़ पौधों का शरीर, बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर यूटर्न मार के बात कर रहे हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस के मेथड में, सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की, जो कि कभी भी लिविंग फॉर्म के अंदर अर्थ पे पाए ही नहीं गए थे। तो ये प्रोसेस अगर कैसे होता है, जब भी किसी एक सब्सटेंस पर
यानी कि यहाँ पर आप इसको ऐसा मान लो कि मैं आपके सामने एक ना क्रिस्टल बना रहा हूँ, ये क्रिस्टल है, ठीक है। इसके ऊपर जब भी किसी प्रकार की पास्ट में कितने भी साल पहले कोई रेडिएशंस पड़ी होंगी ना, ठीक है, जब भी कोई रेडिएशंस पड़ी होंगी तो इसके अंदर होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेडिएशंस पड़ने की वजह से हीट आई थोड़ी बहुत, हर रेडिएशन हीट को तो प्रोड्यूस करेगी किसी चीज़ के ऊपर, जैसे धूप पड़ रही है, यहाँ पर रेडिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर एग्जांपल लिख लेते हैं कि इसके ऊपर पड़ी सनलाइट की सन रेज, अब वो कैसी भी हो सकती है, चाहे यूवी रेज हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, इसके ऊपर पड़ना स्टार्ट हुई, इस क्रिस्टल के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर, तो वहाँ से जनरेट हुई इसके सनलाइट की हीट की, सनलाइट की रेडिएशन पड़ने की वजह से हीट उत्पन्न हुई, चाहे भले ही कम मात्रा में हुई, ज़्यादा मात्रा में हुई, हीट उत्पन्न हुई है, लेकिन डेफिनेटली हुई है। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस क्रिस्टल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर, इस धातु के अंदर, वो होते क्या हैं, वो पहले तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, तितर बितर होकर इधर उधर इसके अंदर भागने लगेंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। जब भी उसके ऊपर हीट पड़ रही है तो इधर उधर वो भाग रहे हैं। जैसे आपने साइंस में जब भी बचपन में कोई डायग्राम देखा होगा तो आपने देखा होगा, जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर वगैरह को लेकर आते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से उसको देखा जाए तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं, और जैसे ही पानी ठंडा होता है तो वो स्टेबलाइज होकर एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। सिमिलरली हीट पड़ने की वजह से इस मटेरियल के अंदर जो भी क्रिस्टल्स हैं, इस क्रिस्टल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मटेरियल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिस्प्लेस होने लग जाते हैं, वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। और जब एक टाइम के बाद ये ठंडा होता है ना, हीट पड़ने के बाद, तो इसके अंदर वो ट्रैप्ड रह जाते हैं, वो उससे एस्केप नहीं कर पाते हैं। वैसे एस्केप कर लेना चाहिए था उन्हें, लेकिन रेडिएशंस की वजह से डिस्प्लेस होने के बाद वो एक जगह पर एकत्रित होकर, जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो वहां पर ट्रैप्ड होकर रह गए। अब कल को क्या होता है, फ्यूचर में जब भी हम इसे हीट करेंगे, जब भी हम इसको हीट अप करेंगे, इस क्रिस्टल को, इस मिनरल को, इस सब्सटेंस को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आने लग जाते हैं, जो कि इसके अंदर ट्रैप्ड थे और जो डिस्प्लेस होकर इधर उधर भाग रहे थे जब पहली बार उसके ऊपर रेडिएशंस पड़ी थी, ठीक है। और जब वो हीटअप होते हैं, हमने उसको दोबारा गर्म करा, जैसे जो लोहा पीटने वाले लोग जो होते हैं, या फिर जो एक तरीके से आप कह लो जो आयरन स्मिथ जो हैं, या गोल्ड स्मिथ हैं, या कॉपर स्मिथ जो लोग हैं जो इनको पिघलाते हैं, उन्होंने हीटअप करा इसको, तो ये बेसिकली एनर्जी अपनी रिलीज करते हैं। ये सारे आइटम्स जो हैं अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, दे रिलीज देयर एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसलिए जो धातु, जैसे बड़े सारे प्रकार के कुदरती रूप से जो क्रिस्टल्स हैं, जो अलग अलग मिनरल्स हैं, जैसे क्वार्ट्स एक जो एलिमेंट होता है, वो आपको चमकदार, रोशनदार इसलिए नजर आते हैं बिकॉज पास्ट में दे हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जिसकी वजह से उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तितर बितर इधर उधर होकर भाग रहे थे, उसी के अंदर वो ट्रैप्ड रह गए। फ्यूचर में कभी भी उनके ऊपर इंटेंस हीट या हीट का प्रेशर जब पड़ता है तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, उस प्रक्रिया में वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में क्योंकि रिलीज होती है, इसलिए वो हमें चमकदार धातु की तरह हमेशा दिखते हैं। और ऐसा जनरली किसके साथ होता है, ऐसा जनरली होता है दोस्तों जिन मटेरियल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर एक वर्ड समझ सकते हो, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स लाइक क्रिस्टलाइन रॉक्स। जैसे आप क्वार्ट्ज वगैरह के बारे में पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही आप क्वार्ट्ज वगैरह के बारे में जानते हो, जो कि एक क्रिस्टलाइन क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो कुछ जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कुछ जो मिनरल्स होते हैं, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन, यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेज कह लो, एक्स रेज कह लो, गामा रेज, ठीक है। अब होता क्या है, हमने इसकी प्रक्रिया तो जान ली कि इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट या चमकदार एलिमेंट आया कैसे, और ये जो है
हम एक तरीके से चमकती हुई धातु की तरह कैसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हम यहाँ पर साइंस की क्लास नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री में हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया से सर आपने इसका पूरा लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट तो समझा दिया, अब ज़रा ये भी बता दो कि साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर इस प्रक्रिया से जो भी आपने ज्ञान दिया उससे इसकी एज को कैसे पता लगा लेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन मटेरियल है या कोई भी जो चीज़ है इसकी एज कितनी पुरानी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक मज़ेदार बात ये बताना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ मैंने क्रिस्टलाइन मटेरियल एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया, जनरली भी इनके साथ ऐसा होता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ही चीज़ का मैंने नाम लिया। यहाँ पर बेसिकली आप इसको किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करने के लिए मतलब पिक्चर में ले सकते हो। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की एज को पता लगाना है, कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल की पास्ट में जिसके ऊपर हीटिंग हुई हो, अब ज़रूरी नहीं वो रॉ की हो या फिर कोई क्रिस्टल मटेरियल ही हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हीटिंग हुई हो रखी हो। यहाँ पर आप बेसिकली पॉटरीज की बात कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग प्रकार की। आप यहाँ पर पेन्स की बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई जो ओखर मटेरियल होगा अगर जिसकी हीटिंग हो रखी है आप उसकी बात कर सकते हो। आप यहाँ पर टेराकोटा मटेरियल्स की बात कर सकते हो, आप यहाँ पर ब्रिक्स की बात कर सकते हो, आप यहाँ पर वेसल्स की बात कर सकते हो। कंडीशन यही है कि आप चाहे किसी की भी बात कर रहे हो लेकिन पास्ट में उस धातु के ऊपर किसी न किसी प्रकार की हीटिंग प्रोसेस से होकर वो मटेरियल गुजरा हो, ठीक है। तो होगा क्या, मान लो ईशा मुझे एग्जांपल के लिए ज़रा ये बताओ कि आप हड़प्पा की स्टडी करने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट हो और इनमें से किसी एक मटेरियल को चुनो जिसकी एज को आप पता लगाना चाहोगे थर्मोल्यूमिनेसेंस की सहायता से। आप क्या लेकर आना पसंद करोगे लेबोरेटरी में? कोई भी एक चीज़ चुन लो इनमें से, पॉटरीज, पेन, ओकर, टेराकोटा, ब्रिक्स, वेसल्स। बताओ अंजलि, दिव्या, कोई भी एक चीज़ चुन लो, ठीक है, पॉटरीज। अब मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ईशा ने बोला कि एक पॉटरी है जो कि हमें हड़प्पा से मिली। अब हो सकता है ये इंटैक्ट ना हो, है ना मयूर? तो पॉटरीज के जो टुकड़े होते हैं उसको हम लोग शर्ड्स ऑफ पॉटरी कहते हैं, याद है, एनसीईआरटी में गिवन है ये। यानी कि सिर्फ एक क्या था, छोटा सा टुकड़ा। तो अगर मैं इसको लेकर आ जाऊंगा तो वो पॉटरी कितनी पुरानी है, क्या मैं इससे पता लगा सकता हूँ थर्मोल्यूमिनेसेंस की सहायता से? या फिर मुझे इंटैक्ट रूप में ही ये पॉटरी, पेन या फिर ओकर का कोई मटेरियल हो, टेराकोटा का कोई मॉडल हो, वो प्रॉपर ही चाहिए मुझे? नहीं, मैं इस कंप्लीट पॉटरी के एक पार्ट को भी स्टडी कर सकता हूँ। इस मेथड का यही फायदा है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना मयूर, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिव्या क्रिस्टलाइन रॉक्स की, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की, तो पूरा पहाड़ उठा के तो नहीं ले आओगे लेबोरेटरी के अंदर। छोटा सा उसका रेत का एक टुकड़ा भी मिल जाए, मतलब एक मुट्ठी भर दाने भी मिल जाए उस रेत के, तभी मयूर उससे हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अब होता क्या है ये जो पॉटरी है जो हड़प्पन्स ने बनाई होगी ईशा, अब हम इसकी एज को पता करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने सिलेक्ट करा कि पॉटरी लेकर आए हो आप लेबोरेटरी में। अब ये जो पॉटरी बनी थी अंजलि, सुनिश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि ईशा जो लेबोरेटरी में पॉटरी लेकर आने वाली है उसकी हड़प्पन्स ने कभी ना कभी हीटिंग करी होगी। हर पॉटरी जो बनती है वो उसकी हीटिंग प्रोसेस से होकर ही गुजरती है वो पॉटरी। बताओ ईशा। बिल्कुल यार, पॉटरी बिना उसके हीटिंग प्रोसेस से बिना उसके कैसे बनेगी? अब बनाने को उसको बन सकते हो, लेकिन अगर उसका कलर इंटेंस रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, हमारे जैसे ईंटें वगैरह होती है, ठीक है, तो हीटिंग प्रोसेस जरूरी नहीं है ना कि आप उसको आग की भट्टी में डालो। सनड्राइड ब्रिक्स भी तो होती है, सनड्राइड पॉटरी भी तो होती है, यानी कि कहीं ना कहीं तो आपने उसको हीट करा ही है ना। बिना उसके वो वैसी शेप में कैसे आ गया, वरना तो वो गीली मिट्टी रह जाता, है ना। तो यानी कि हीटिंग से होकर वो गुजरा है। अब होगा क्या, ये जो पॉटरी का एक शर्ड है यानी कि एक टुकड़ा है हमारे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा आर्कियोलॉजी की भाषा में? सैंपल। और इस सैंपल को उठाकर हम लोग मयूर कहां लेकर आए हैं? ठीक है, हम इसको लेकर आए लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी में जब इस सैंपल को हम लोग लेकर गए तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे क्या, इसके अंदर मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जब ये एक ज़माने में कभी ये एलिमेंट हीटअप हुआ होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि ट्रैप्ड होकर रह गए हैं, राइट।
इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ट्रैप्ड होकर रह गए हैं। अब लेबोरेटरी के अंदर दोबारा से इसको, इस टुकड़े को हीटअप करा जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से हीटअप करा जाएगा, जिसके बाद होगा क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे हीटअप करा जाता है किसी भी एक ऐसी चीज को जिसका पास्ट में बेसिकली रेडिएशन से होकर वो चीज गुजरी है या हीटिंग प्रोसेस हो रखा था, इलेक्ट्रॉन्स पहले तो उसके अंदर डिस्प्लेस हो जाते हैं और ट्रैप्ड हो जाते हैं, लेकिन दोबारा फ्यूचर में कभी भी हीटअप करने के बाद दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल या नॉर्मल पोजीशंस। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस शर्ट के अंदर भी, इस पॉटरी के अंदर भी अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे, और नॉर्मल पोजीशन पर आने के बाद दे विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब आप कहोगे सर ये दोबारा हीट कैसे निकलेगी इसके अंदर से? मुझे आप एक बात बताओ मयूर, गोल्ड की अगर कोई रिंग है आपके पास, कोई बैंगल है, कोई एक चेन है, अगर उसकी आकार को बदलना है तो आप क्या करोगे? हीट करोगे ना, सोने को पिघलाओगे तभी तो चेंज करोगे इसके आकार को। मान लो आपने अपनी गोल्ड की 1 किलो की चेन को कन्वर्ट करवा के कुछ बैंगल्स में बदलवा लिया, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। अब क्या है, बैंगल्स में उसको तब्दील करवाने के बाद अब वो कह रही है आपसे कि नहीं बेबी मुझे तो इसकी ना अंगूठी चाहिए, तब आप क्या करोगे बैंगल्स को अंगूठी में कन्वर्ट करवाने के लिए? सेम गोल्ड की चेन थी, आपने उसको बैंगल्स में बनवाया, अब वो कह रही है कि अंगूठी चाहिए इसकी मुझे। दोबारा से हीटिंग के बाद ही बदलेगा ना वो अंगूठी के अंदर, है ना? तो जितने बार भी आपको अगर उसका फॉर्मेट चेंज करवाना है तो आपको उसको हीट करवाना पड़ता है। तो यानी कि हीटिंग जो प्रोसेस है दोबारा अगर हम किसी चीज के ऊपर कर दें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, और ये अनडुएबल प्रोसेस भी नहीं है कि आप ये सोचो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, हर चीज हीटअप हो सकती है। समझ लो ना मयूर, ये मैं नॉर्मल सी चीजें समझा रहा हूँ। दिव्या, अंजलि, ईशा, पल्ले पड़ रहा है ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? हीटिंग किसी चीज को करना असंभव है क्या? दोबारा हीट नहीं कर सकते किसी चीज को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हीटअप हो गया। अब इसके बाद, इस प्रक्रिया के बाद होगा क्या, मयूर की गर्लफ्रेंड तो भाग जाएगी सोने की अंगूठियां लेकर इसकी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट यहीं लेबोरेटरी में टेके हुए हैं और वो आगे की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। तो हीटअप होने के बाद यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का काम जो एक होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड मार्क दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो मेजर करेंगे अमाउंट ऑफ लाइट को। किसके अंदर? इस शर्ट के अंदर, इस पॉटरी के अंदर, इस पॉटरी के टुकड़े के अंदर। और अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करने की ये जो प्रक्रिया है, इसको दोस्तों एक स्पेशल नाम दिया जाता है, टीएल क्लॉक। यहां पर टीएल का मतलब है थर्मोल्यूमिनेसेंस क्लॉक। टी से थर्मो, एल से ल्यूमिनेसेंस, थर्मोल्यूमिनेसेंस क्लॉक। तो ऐसा माना गया है, साइंटिस्टों ने जब इस मेथड को डिस्कवर करा था ना, जब इसके ऊपर बेसिकली डेटिंग मेथड स्टार्ट करा था इस मेथड को बेस बनाकर, तो उन्होंने एक चीज फाइंड आउट करी थी आज से कुछ साल पहले कि अमाउंट ऑफ लाइट जो भी एक मटेरियल एमिट करता है, कोई भी एक मटेरियल हीटअप होने के बाद जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एमिट करता है, वो चीज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि उसने पास्ट में रिसीव कर रखी होती है। कहने का मतलब यह है, अगर मान लो कि जैसे आपकी ना फ्लैश लाइट होती है, उसके लेवल्स होते हैं। आप लो पर उसके डिम पर जला रहे हो फ्लैश लाइट पर,
मीडियम लेवल पर, थोड़ा सा और तेज, उससे और तेज, और ये आपका मैक्सिमम लेवल। तो जब भी आप किसी चीज़ को हीट अप करते हो, यहां पर मान लो कि आपने गोल्ड को पिघलाया, आपने आयरन को हीट अप करा, आपने किसी एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हीट अप करा, आपने किसी एक टेराकोटा का जो एक आपको फिगर मिला है उसको हीट अप करा, आपने बीच के साइड से कुछ सैंड को उठाया, उसको हीट अप करा। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को गर्म करने के बाद वो चीज़ का कलर जो है वो बदलेगा। और इंटेंस हीट जब भी होती है, और इंटेंस हीट की यहाँ पर डेफिनेशन मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों कितनी होती है इस मेथड के अंदर, कितनी देखी जाती है मिनिमम, वो है 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दे रखा था, ये रहा। इनऑर्गेनिक मटेरियल डेट हैज़ बीन हीटेड रैपिडली टू 500 डिग्री सेल्सियस मिनिमम या उससे ऊपर। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो टेराकोटा हो, या बर्न्ड फ्लिंट हो, छोटे ये जो औजार चाकू वगैरह जो पैने पत्थर वगैरह ये लोग पास में यूज करते थे ह्यूमंस, कुछ भी ऐसी चीज हो। तो हर चीज को हम जानते हैं दोस्तों, जब हीटअप होगी, हाँ मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, जो हीटअप होगी तो वो कितनी रेड, कितनी ऑरेंज या कितनी येलो होगी। ज्यादा रेड होने का मतलब होता है कि हाँ भाई ये अपने मैक्सिमम फ्लेम लेवल पर है, मैक्सिमम लाइट इमिट कर रही है। और यहां पर हम एग्जांपल के लिए एक चीज और लिख देते, जैसे हम सर्दियों में जो हम जलाते हैं कोयला, कोल, कोई भी चीज हो ऐसी, लेकिन कोल यहां पर हम इसलिए नहीं लेकर आएंगे, एग्जांपल के लिए मैं लिखना इसलिए नहीं चाह रहा इसको, बिकॉज इसको फिर आप इनऑर्गेनिक मटेरियल की कैटेगरी में लेकर नहीं आ सकते हो। लेकिन कोयले की बात मैंने इसलिए यहां पर आपसे करी कि कोयला जिस प्रकार से चमकता है, तो कोयले की चमक में आप उसकी ऑरेंजिश, रेड ऑरेंजिश लाइट को दूर से ही देख सकते हो दोस्तों अंधेरे में। तो ऐसे ही जब जो लोहा पीटनी होगी, लोहा पीटनी मतलब ये आयरन स्मिथ जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, कॉपर स्मिथ होते हैं, जब भी ये सारे लोग पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4 और पर्सन नंबर 5, जब भी ये अलग अलग अपने प्रक्रिया में सेम अमाउंट ऑफ डिग्री सेल्सियस के साथ गोल्ड को, आयरन को, क्वार्ट्ज के पत्थर को, टेराकोटा के किसी धातु को या बजरी को, सैंड को जलाएंगे, उसको हीटअप करेंगे, उसके अंदर जो लाइट एमिट करने की जो कैपेबिलिटी होगी, ध्यान से समझना दोस्तों, लाइट एमिट करने की जो कैपेबिलिटी होगी कि कितना चमक रहा है, वो सबकी अलग अलग होगी। हो सकता है सैंड और टेराकोटा की सिर्फ, सैंड की और टेराकोटा की सिर्फ लेवल 1 पर हो, क्वार्ट्ज की ऐसी हो कि हाँ वो यार वो चमकदार है, तो क्वार्ट्ज जो है वो 3rd लेवल तक बेसिकली ब्राइट दिखे हमें जलने के बाद। आयरन जो है वो 4 नंबर की ब्राइटनेस पे हो, और गोल्ड सबसे ज्यादा हमें ब्राइट दिखे, सबसे ज्यादा वो लाइट एमिट करे जलने के बाद, एकदम बेसिकली वो हो गया रेड। तो यानी कि हो सकता है कि इसका कलर सिर्फ ऐसा सा ही हो, क्वार्ट्ज को हीटअप करने के बाद उसका कलर थोड़ा सा येलो ऑरेंजिश हुआ, आयरन का थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज हुआ, लेकिन गोल्ड का हो सकता है कंप्लीट रेड हो गया। और जितना ज़्यादा रेड यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो उतनी ज़्यादा एमिट कर रहा है। तो राइटर हमें बेसिकली ये बताना चाह रहा है, जो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात अभी आपसे कर रहा था, समझने की कोशिश करना, अपना पूरा फोकस लगा के मेरी बात पे ध्यान दो। कोई भी मटेरियल जितनी लाइट को दोस्तों एमिट करता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि उस सैंपल ने कभी ना कभी पास्ट में एब्जॉर्ब करा था, जब लास्ट टाइम उसकी कभी 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, जब वो मटेरियल एक्सपोज हुआ था। और उस टाइम पर एक्सपोजर किस चीज का होता था
किसी भी फॉर्म ऑफ रेडिएशन का मान लो, लेकिन यहां पर हम नेचुरल रेडिएशन की बात करें, सनलाइट की। तो जब उसको, उस ऑब्जेक्ट को, उस धातु को सनलाइट के अंदर रखा गया था कभी ना कभी, क्या सन रेज उसके ऊपर कभी ना कभी पड़ी थी, जो कि पड़ी होंगी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब भी होता है, या कोई भी मटेरियल होता है, कोई भी धातु होता है, कोई भी मिनरल होता है, कोई भी मेटल होता है, कभी ना कभी तो उसका एक्सपोजर होता है ना सनलाइट से, कुदरती रूप से। तो उस टाइम पर जितने सालों तक उसका एक्सपोजर रहा, जितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसने अपने अंदर संभाली, आज के समय में हमें जो चीजें दिखती है ना कि ये इतनी लाइट इमिट कर रही है हीट करने के बाद, जब लोहाकार इसको, इस लोहे को पिघला रहा है, गर्म कर रहा है, तो ये इतना गर्म हो जा रहा है कि इतनी लाइट हमें इसके अंदर ये दिख रही है। तो वो एक्चुअली इसलिए दिखती है क्योंकि पास्ट के अंदर इतने सालों का रेडिएशन जो है उससे होकर वो गुजर चुका है, वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट, वो क्रिस्टल, वो सैंड, या वो कुछ भी हो। तो हम बेसिकली यहां पर उसकी एज को कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज थर्मोल्यूमिनेसेंस की क्लॉक, टीएल क्लॉक। क्लॉक मतलब उस रेडिएशन को उस ऑब्जेक्ट के अंदर, नॉट ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल के अंदर आने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से होकर तो गुजरना पड़ा होगा डेफिनेटली। तो जितने टाइम के लिए वो एक्सपोज था सनलाइट से, जितने टाइम के लिए उसे, कहने का मतलब ये है कि यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज उसके अंदर समा रही थी, तो वो होता है उसका टाइम पीरियड। तो हम बेसिकली यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड विद द नोन रेट ऑफ रेडिएशन इन द सैंपल्स एनवायरमेंट। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट उसके बाद ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि जब लास्ट हीटिंग इवेंट हुआ था, लास्ट टाइम जब हीटिंग इवेंट हुआ था, यानी कि रेडिएशन वगैरह जब भी पड़ी थी, और वो लास्ट टाइम हीटिंग इवेंट कितना भी दोस्तों पुराना हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर चाहे वो 10,000 साल पुराना हो, 20,000 साल पुराना हो, 50,000 साल पुराना हो, 80,000 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, 5,000 साल पुराना हो, तो कितने टाइम पहले। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए करोड़ों साल, हजारों साल पुरानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो टाइम लिमिट है, इसकी जो लिमिटेशन है टाइम पीरियड की, कि हम कहाँ तक देख सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को, वो है इवन ऑब्जेक्ट्स ओल्डर देन 50,000 टू 80,000 ईयर्स है। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, आप जैसे ये बोल रहे हैं ना, 50,000 से 80,000 साल पुराने भी मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट होंगे, तो उनको भी आप बेसिकली यहाँ पर पता लगा सकते हो उनकी एज को, इस थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड को यूज़ करके। लेकिन इससे भी आप मान लो कि डबल मान लो, 1.5 लाख साल मान लो, तो वो चीज़ यहाँ तक ठीक बैठती है। क्योंकि अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने अगर ऑब्जेक्ट्स की एज पता लगानी हो, जैसे वॉल्केनिक रॉक्स जो है, जब वॉल्केनो, जैसे डेक्कन प्लेट्यू में अगर आपको किसी की एज वगैरह पता लगानी हो कि जो ब्लैक सॉइल है कितनी पुरानी है, क्या है, तो उसके लिए फिर दूसरे मेथड्स हमारे पास काम आते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये दो मेथड्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे पोटेशियम आर्गन और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसको हम बाद में जानेंगे सेपरेट लेक्चर में। तो ये अभी तक थर्मोल्यूमिनेसेंस के बारे में मैंने जितनी आपको बातें बताई, आप समझ गए? ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो थर्मोल्यूमिनेसेंस का जो मेथड है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, इसको आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, एक तो आप आर्कियोलॉजी की फील्ड में इसको अप्लाई कर ही सकते हो। ठीक है। ये मेथड काफ़ी यूजफुल होता है अगर आपको आर्कियोलॉजी की फील्ड में जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, बहुत पुराने, और स्पेशली वो आर्टिफैक्ट जो कि मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक हैं, और अभी नीचे मैंने आपको टेबल पे दिखाया, भले ही उनकी एज 50,000 साल या 80,000 साल से पुरानी है, तो वहाँ पर आप उनको डेट करने के लिए, उनकी एज को पता लगाने के लिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। बस कंडीशन यहाँ पर यह है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल का पास में हीटअप हो रखा हो। और हीटअप का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान ने उसको आग की भट्टी में जलाया हो,
मैंने आपको हीट अप के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया इस लेक्चर में, वो किसी ना किसी रेडिएशन से होकर गुजरा हो। दूसरा है, आप इसको जियोलॉजी में यूज कर सकते हो। जियोलॉजी इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द लिथोस्फीयर। तो आप बेसिकली जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो रेत हैं, जैसे मैं अभी सैंड का एग्जांपल यूज कर रहा था, जो कुछ कुछ जो छोटे छोटे रेत, जो बजरी है, जो कंकड़ है, जो पत्थर है, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं, आप उनको भी डेट करने के लिए, उनकी भी एज को पता लगाने के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। कंडीशन यहां पर भी यही है कि दे शुड हैव बीन एक्सपोज टू सनलाइट बिफोर देयर ब्यूरियल। अब यहां पर एक ये पॉइंट है कैच करने वाला, कि जो मैं आपको बता रहा था ना कि दुनिया में हर एक धातु सनलाइट से एक्सपोज होकर ही गुजरेगा, उसका रीजन ये है कि आज मान लो कि ये आपके सामने दोस्तों क्वार्ट्ज का ये क्रिस्टल है, ये आपके सामने क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है इरेगुलर शेप का। ये कभी ना कभी जैसे, और ये मान लो ये धरती का लेवल है, कभी ना कभी तो सूरज की किरणें जो हैं दोस्तों इसके ऊपर पड़ रही होंगी ना। जब ये एक्सपोज होगा आउटर एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों के बाद क्या होगा, जैसा कि आप जानते हो, आपने एक वर्ड पढ़ा था मेरे साथ, स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि लेयरिंग। मिट्टी की लेयरिंग बढ़ती जाएगी कुछ सालों में, और ये नीचे 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 जाता जाएगा, और एक टाइम के बाद फिर पूरा ढक जाएगा। फिर ये एक टाइम के बाद फिर ये पूरा तरीके से ढक जाएगा। फिर सूरज अगर अवेलेबल है भी, तो इसका एक्सपोजर नहीं हो सकेगा। फिर ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये फिर काफी नीचे जा चुका है धरती के अंदर। लेकिन जानने वाली बात यह है, जब ये इसकी मिट्टी की लेयरिंग ऊपर वाली नहीं थी, इसके ऊपर एक टाइम के लिए तो ये सनलाइट से एक्सपोज था ना, और जब ये सनलाइट से एक्सपोज था तो इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ रही थी ना, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो यूवी हो, चाहे वो गामा रेज हो, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स तितर बितर तितर बितर होकर डिस्प्लेस हो रहे थे। हमने करना कुछ नहीं होता इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, हमने डायरेक्टली इस क्वार्ट्ज के मिनरल को उठाकर लेकर आ जाना है लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में फिर करना क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर मारनी है हीट, और हीट मारने के बाद जितना ज़्यादा ये लाल पीला होगा, तो वो अपनी मर्जी से लाल पीला नहीं हो रहा है कि आप ये सोचो कि कल को मैं 500 डिग्री से ज़्यादा डिग्री बढ़ा दूं तो ये और रेडिश में इसको कर सकता हूं या कर सकती हूं। वो आपकी मर्जी से नहीं होगा। ये जितना येलो, जितना डार्क येलो, जितना ऑरेंज, जितना डार्क ऑरेंज, जितना लाइट रेड, जितना बेबी रेड, जितना डार्क रेड होगा, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब ये सनलाइट से यहां पर इस टाइम पर एक्सपोज था, ये जब इसको रेडिएशन मिल रही थी, तो सवाल ये उठता है ये कितने सालों के लिए सनलाइट की रेडिएशंस के सामने एक्सपोज था, कितने टाइम के लिए ये ओपनली ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में खुला बैठा हुआ था जहां पर डेली बेसिस पर, हफ्ते के बेसिस पर कभी भी कितने सालों की रेडिएशंस इसके अंदर समाती रही हैं। और जब इसके ऊपर ये हीटिंग लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट दोबारा से डालते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, जो कि पास्ट में कितने भी हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले वो रेडिएशंस उसके अंदर आ चुकी हों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डिस्प्लेस्ड हुए थे, ये अब अपनी, ये इलेक्ट्रॉन्स अब अपनी इसके अंदर दोस्तों नॉर्मल पोजीशन के अंदर आने लग जाते हैं, और वो हमें बताते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया बेसिकली हमें बताती है इसके बाद
कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अब ध्यान से समझना इसको, हम लोग बेसिकली एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी बेसिकली कंपेयर, हम यहां पर एक चीज को कंपेयर करते हैं। जैसे आपको कार्बन डेटिंग मेथड में मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, एक जिक्र करा था मैंने एक मेथड का, ट्री रिंग डेटिंग मेथड का, और मैंने आपको यह भी बताया था जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन या अर्थ इवॉल्व हुआ है तो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन या कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि N14 और C14 की जितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज भी तो हुई होगी, कि कितने अमाउंट में कितने रेट में प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी या मानव शरीर उसको समाता है अपने अंदर, है ना। तो हम यहां पर ना सिमिलरली हम यहां पर एक चीज को कंपेयर करते हैं, वी बेसिकली कंपेयर द मेजर्ड लाइट एमिशन विद द नोन रेट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का भी दोस्तों यहां पर एक रेट होता होगा ना, तो रेडिएशंस के आने का भी एक नोन रेट तो रहता ही होगा, है ना, कि यानी कि कितनी रेडिएशन जब इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर या किसी सोने या लोहे की धातु पर जब वो पड़ेंगी तो पास्ट में कितनी रेडिएशंस वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल संभाल लेता था। मान लो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एज है 1 लाख ईयर्स एगो पुराना है ये, और आज कोई क्वार्ट्ज क्रिस्टल बनना शुरू हुआ है या फिर वो एक्सपोज है सनलाइट से, वो 2025 का है, तो रेडिएशन का रेट नहीं बदल गया होगा। मयूर बताओ, दिव्या, अंजलि, ईशा, बदला होगा कि नहीं बदला होगा, कि वो कितने अंदर अपने आप को समाता है, कितनी रेडिएशंस को, है ना। तो साइंटिस्ट बेसिकली यहां पर यही चीज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेबोरेटरी में लेकर जाकर इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल को साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम बेसिकली पास आउट हो चुका है तब से लेकर अब तक। जब, ध्यान से समझना, अब सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड बोल रहा हूं मैं इस पूरे लेक्चर का, जब लास्ट हीटिंग इवेंट हुआ था उस मटेरियल के साथ, जब लास्ट हीटिंग इवेंट हुआ था, और हीटिंग इवेंट मैं फिर से बता रहा हूं ये इंसानों ने नहीं कर रखा होता है, हो सकता है कि कर रखा हो, जैसे पॉटरी जो है वो कुदरती रूप से तो बनेगा नहीं, बड़ा ये जो बड़ा सा जो घड़ा होगा, मटका होगा, या फिर कोई भी जो पैंस वगैरह इन्होंने हड़प्पन्स ने बनाए होंगे, ये कुदरती रूप से तो बनेंगे नहीं, इंसान ही इसे बनाते थे आग की भट्टी वगैरह में जलाकर, या सन ड्राइड ब्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल करा जाता था जैसे। तो लास्ट हीटिंग इवेंट नेचुरल रूप से हो चाहे इंसानों ने कभी करा हो, ये वो कब हुआ था जब जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके अंदर डिस्प्लेस होकर अनस्टेबल रूप से तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहे थे। लेबोरेटरी में लाने के बाद दोबारा से जब उसको हीटअप करा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर स्टेबल हो जाएंगे, और फिर चेक करा जाएगा, उस एज को कंपेयर करा जाएगा कि जब नेचुरल रूप से लास्ट हीटिंग इवेंट हुआ था तब वो हीटअप कितना हुआ था, कितनी रेडिएशंस को उसने अपने अंदर समाया था, और आज के समय में जब हम इसे आर्टिफिशियली दोबारा हीटअप कर रहे हैं तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रक्रिया क्या है, और ये अपने अंदर से जलने के बाद हीट को कितना एमिट कर रहा है। और जिस प्रक्रिया को मैंने आपको बताया था हम क्या कहते हैं, इसको हम कौन सी क्लॉक कहते हैं, थर्मो ल्यूमिनेसेंस की क्लॉक कहते हैं, टीएल क्लॉक। ऐसे कर कर ये मेथड दोस्तों वर्क करता है, और यहां से मैंने आपको टेबल में भी बता दिया, अच्छी तरीके से दिखा दिया। ये मेथड याद रखना, इसकी लिमिटेशन यही है, लेकिन इसका फ़ायदा भी है, जो कि कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड नहीं कर पाता था। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर, जैसे कार्बन 14 मेथड तो सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ही, जो कि कभी ना कभी लिविंग शरीर के अंदर रह चुके हों, लाइक जानवर का शरीर, मानव शरीर, या फिर पेड़ पौधों का शरीर, उसी के लिए यूज़ होता था। लेकिन ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर यूज़ हो सकता है, जैसे कोई धातु है, कोई वस्तु है, कोई बजरी है, कोई पत्थर कंकड़ गिट्टियाँ हैं, कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, इनके ऊपर 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर बेसिकली एक्सपोज होना चाहिए वो। एग्जाम्पल पॉटरी, टेराकोटा या बर्न फ्लिंट, एंड ऑब्जेक्ट्स इवन ओल्डर देन, जहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड फेल हो जाता था, 50,000 या 80,000 साल, यहां पर तो लिख दिया गया है, लेकिन 60,000 ईयर्स एगो से पहले अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर आप उसकी एज को पता लगाने की कोशिश कर रहे हो तो ये मेथड फेल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो थर्मोल्यूमिनेसेंस का जो मेथड है वो आपके काम आ जाता है अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की एज को पता लगाना है जो कि पुराने हैं, 50,000 साल
एज उनकी हो चुकी है या 80,000 साल उनकी एज हो चुकी है, अगर वो उससे भी पुराने हैं, तो ये मेथड बेसिकली उन मटेरियल्स की एज को पता लगाने के लिए आपकी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। अगले लेक्चर में हम बाकी मेथड्स का जिक्र करेंगे, लाइक पोटेशियम आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, यूरेनियम सीरीज, फिशन ट्रैकिंग। लेकिन बात हमारी सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाती है, और भी है हमारे पास पेलियोमैग्नेटिक, एमिनो एसिड, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ट्री रिंग के बारे में तो वैसे आप जान ही चुके हो, एंड ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड या जिसको इंफ्रारेड स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। तो ये और ये कैसे अलग है दोनों, इसको भी हम जानेंगे आगे चलकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपना पेशेंस बरकरार रखना। पूरी बुक, उपेंद्र सिंह की जितनी बड़ी बुक है, जितने टॉपिक को आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितने चैप्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, उनमें से टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट जो टॉपिक है वो यही है। 1800 पेजों की किताब के अंदर सिर्फ ये 3 पेज सबसे खतरनाक है। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि बहुत अच्छी हो जाएगी फिर बाकी पूरी बुक को लेकर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।